तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो हम देखेंगे कि किस तरह से मौर्यन एम्पायर शुरू हुआ था, कैसे वो अपनी पीक पर पहुंचा और किस तरह से उसका डाउनफॉल हो गया। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, क्या क्या इसके सोर्सेस थे, ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन थी या वो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट मानी जाती है, क्योंकि इस टाइम पर पहली बार हमारे कंट्री में पॉलिटिकल यूनिटी देखी गई थी। तो इससे पहले जो पूरा इंडिया है वो कभी एक नहीं हो पाया। साउथ में अलग स्टेट्स राज्य किया करते थे, नॉर्थ में अलग एम्पायर्स थे, वेस्ट में अलग एम्पायर्स थे। तो पूरे ही इंडिया जो थी वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एम्पायर्स में बटी हुई थी। पहली बार कोई ऐसा एम्पायर आया जिसने सारे स्टेट्स को जीत लिया। इसका मतलब इंडिया के मेजर पोर्शन को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और हमारे यहाँ पर पहली बार पॉलिटिकल यूनिटी देखी देखी गई। साथ ही में हमारी हिस्ट्री के लिए भी ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार हमें यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझ में आई थी कि कौन, मतलब इससे पहले भी जो हमने इवेंट्स पढ़े उसमें हमने कुछ क्रोनोलॉजी पढ़ी, लेकिन वो जो टाइम पीरियड हमने इसमें बताए गए थे वो एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं थे। वो हमने अपने कुछ कार्बन डेटिंग का यूज करके हमने एक अंदाजन पीरियड लगाया था कि हो सकता है कि ये जो इवेंट है वो इस टाइम के आसपास हुआ हो, पर हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट्स नहीं थी कि ये एग्जैक्टली कब हुआ। एंड इवन हमारे पास कुछ सोर्सेस पहले भी हुआ करते थे, पर वो सोर्सेस एग्जैक्टली कौन से टाइम पीरियड के हैं, वो एग्जैक्टली वो किसने लिखे थे, इन सब के बारे में क्लियर एविडेंस हमारे पास नहीं था। लेकिन इस मौर्यन पीरियड के बाद से हमें एग्जैक्टली ये पता था कि कौन से साल में एग्जैक्टली कौन से ईयर में कोई इवेंट हुआ और उसका सोर्स कौन सा है, लिटरेरी सोर्स कौन से हैं, इस लिटरेरी सोर्स को लिखा किसने है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से अब क्लियरली पता चलती गई। इसके अलावा हमारे पास अभी तक जो इंडिजीनियस और फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज तो थे ही। इंडिजीनियस मतलब ऐसे सोर्सेज जो हमारे इंडियन ने लिखे थे, और फॉरेन सोर्सेज मतलब लिखे तो थे, लिटरेरी सोर्सेज तो थे पर हमने नहीं लिखे थे, किसी फॉरेनर ने लिखे थे। ये सारे सोर्सेज तो हमारे पास थे ही, इसके साथ हमारे पास कई सारे एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स भी थे। अब एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है पत्थरों पर, पिलर्स पर, चट्टानों पर अगर आप ऐसे कुछ लिखाई करते हैं, ये से कुछ लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं एपिग्राफी। तो अगर हम पत्थरों पर कुछ लिखते हैं तो उससे उस टैलेंट को या उस आर्ट को हम कहते हैं एपिग्राफी, और उन रिकॉर्ड्स को हम कहेंगे एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स। तो ये सारे सोर्सेज भी हमारे पास अब अवेलेबल थे, जिससे हम हिस्ट्री को अब और बेटर तरीके से समझ सकते थे। चलिए, तो लिटरेरी सोर्सेस में हमारे पास तीन मेन सोर्सेस होंगे, जिसमें सबसे पहला जो सोर्स है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब ये जो बुक लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी, और ये आप सब जानते हैं कि जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्रेरी है। तो हमें इस बुक में लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की पूरी कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, उनके लॉज वगैरह सब कैसे हुआ करते थे, उन सब के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। अब मैकियावेली कौन थे? तो मैकियावेली एक बहुत ही बड़े स्कॉलर या फिर फिलोसफर आप उन्हें कह सकते हैं, जो कि इटालियन रेनेसा के टाइम पर थे, और इन्हें पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। तो अगर आप बात करेंगे किसी भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालना चाहिए, वो मैकियावेली को बहुत अच्छे से आता था। तो वैसे ही हमारे कौटिल्य को इंडिया का मैकियावेली कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, स्कॉलर थे, और इन्हें पॉलिटी के बारे में बहुत सारी नॉलेज थी। ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो ये अर्थशास्त्र किताब है, ये बुक है, ये सबसे पहले डिस्कवर की थी आर शर्मा शास्त्री ने, और ये हुआ था 1904 में। तो इस बुक को डिस्कवर कब किया गया था? 1904 में, और किया किसने था? आर शर्मा शास्त्री जी ने। अब ये कोई एक किताब नहीं है, ये ऐसी सीरीज ऑफ बुक्स है ना, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके ये 15 बुकों की सीरीज है, और इसमें इन टोटल 180 चैप्टर्स हैं, जिसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी जो गवर्नेंस है वो तीन पार्ट में अगर हम देखें, तो जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करके देखते हैं। तो वैसे ही इनके जो 180 चैप्टर्स है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला पार्ट डील करता है राजा, उनकी काउंसिल और उनकी गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में है। तो जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिनके पास हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। किसी के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, किसी के पास एक्सटर्नल डिपार्टमेंट है। तो ये सारे आपकी
पहली जो बुक है या पहला पार्ट है वो डील करता था राजा से, राजा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और उनके अंदर जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उससे। दूसरा जो आपका पार्ट था वो डील करता था सिविल एंड क्रिमिनल लॉ से, मतलब जुडिशियरी आप इसको कह सकते हैं। तो सिविल लॉज क्या थे, क्रिमिनल लॉज क्या थे, क्या उसकी पनिशमेंट्स वगैरह थी अगर आप कोई लॉ ब्रेक करते हैं, तो ये सारी चीजें लिखी हुई थी आपके सेकेंड पार्ट के अंदर। और जो तीसरा पार्ट था वो आपकी डिप्लोमेसी और वॉर से रिलेटेड था। ठीक है, तो दूसरे स्टेट के साथ आप कैसे डिप्लोमेसी यूज करते हैं, या फिर अगर डिप्लोमेसी काम ना करे तो कैसे वॉर करना है, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई थी आपके तीसरे पार्ट में। और ये आपके मॉडर्न पीरियड के सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस में से एक था अर्थशास्त्र। ओके, तो आप देखेंगे कि संस्कृत में लिखा गया था, कौटिल्य ने लिखा था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड का है। इसके बाद आप देखेंगे कि इनको इंडियन मैकियावेली कहा जाता था। इनकी बुक्स को आर शर्मा शास्त्री जी ने 1904 में डिस्कवर किया। 15 बुक हैं, 180 चैप्टर हैं, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला राजा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और डिपार्टमेंट्स के बारे में है, दूसरा सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में है, और तीसरा डिप्लोमेसी और वॉर के बारे में है। ओके, चलिए इसके बाद आपका दूसरा इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस एक किताब का नाम है ये, और इसे लिखा है विशाखा दत्त ने। अब इनकी भी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, संस्कृत में इस किताब को लिखा गया है। हालांकि ये किताब लिखी गई है गुप्ता पीरियड में, ये मौर्य पीरियड की नहीं है, लिखी गई थी गुप्ता पीरियड में, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो मौर्य पीरियड की है। तो इसे कंपाइल या इसे लिखा गया था गुप्ता पीरियड के टाइम पर, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो चंद्रगुप्त मौर्य की है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर नंद एम्पायर को खत्म कर दिया। इसके अलावा हमें मौर्य के टाइम की कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी, कि यहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, यहाँ पर टैक्सी सिस्टम कैसे चलते थे, कैसा यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वो सब कुछ इस बुक में लिखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स जो है मेगास्थनीज की इंडिका। अब मेगास्थनीज कौन थे, तो मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य की और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई हुई थी तो सेल्यूकस निकेटर हार गए थे, और उन्होंने अपना एक एम्बेसडर, मतलब उन्होंने अपना एक एम्बेसडर यहाँ पर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और उन्हीं का नाम था मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज की जो बुक है उसका नाम है इंडिका। अब ये पूरी बुक सरवाइव नहीं कर पाई है, यहाँ इसके कई छोटे छोटे टुकड़े या कुछ फ्रेगमेंट्स में ये सरवाइव कर पाई है, लेकिन उन फ्रेगमेंट से भी हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मौर्य टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था, तो हमें दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। तो वो कैसे आर्मी डेवलप किया करते थे, क्या उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इंडिका से मिलती है। ओके, तो इवनली हमें सबसे, और इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेजरली जो उनकी कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है। जैसे इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका जो नर्व सेंटर है वो हमारा दिल्ली है, कैपिटल सिटी है। तो वैसे ही पूरे मौर्य एम्पायर की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। इसके अलावा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम इस बुक से हमें थोड़ी बहुत कुछ उनकी सोसाइटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इंडिका में कई सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिस पे यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे इसमें लिखा गया है कि उस टाइम पर हमारे इंडिया में सर्वेंट्स हुआ ही नहीं करते थे, मतलब इंडिया में किसी भी तरह की स्लेवरी नहीं थी। बट हमें पता है कि जब राजा महाराजाओं की जो रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी तो उसमें कई सारे दास दासियां हुआ करते थे, तो इस बात पर बिलीव करना कि हमारे यहाँ पे स्लेव्स हुआ ही नहीं करते थे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो कुछ हमें यहाँ पर जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें कॉशन के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी बातें ऐसी नहीं है जिस पर हम पूरी तरह से यकीन कर पाए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ अलग भी लिटरेचर्स लिखे गए हैं। जैसे 3 मेन सोर्सेस है हमारे पास, अर्थशास्त्र हो गया, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई, और मेगास्थनीज की इंडिका हो गई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और लिटरेचर है, जैसे कि हमारे पुराण या फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम इसमें देखेंगे जाटका स्टोरीज, आपको पता होगी कि महात्मा बुद्ध के जो लाइफ पीरियड है, उनकी लाइफ से लेकर उनकी डेथ तक की जो भी स्टोरीज वगैरह दिखाई गई हैं, उनके पुराने जन्म से रिलेटेड भी जो स्टोरीज दिखाई गई हैं वो जाटका टेल्स में मेंशन है।
तो इन जाटक स्टोरी से भी हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो मौर्य एम्पायर के बारे में है। इसके अलावा दीपवमसा और महावमसा 2 और किताबें हैं जो कि श्रीलंका में पाई गई हैं, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से अशोक ने बुद्धिज्म को श्रीलंका में स्प्रेड किया था। तो सिलोनिस के 2 क्रॉनिकल्स हैं, जैसे दीपवमसा और महावमसा। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से अशोक ने श्रीलंका में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। इसके बाद ये तो हो गए हमारे कुछ लिटरेरी सोर्सेस। इसके बाद आपके आते हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अशोका के एडिक्ट्स। अब यहाँ पर आप कुछ चीजें समझ लीजिए, जैसे कोई ये पत्थर है तो इसे हम कहेंगे एडिक्ट। इसमें अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो इस लिखी हुई चीज को हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, और इस टैलेंट को, इस आर्ट को हम कहते हैं एपिग्राफी। ओके, तो कई सारे एडिक्ट थे जो अशोकास ने लिखवाए थे, मतलब उनके यहाँ पर इंस्क्रिप्शन थे। उनमें जो लिखी हुई चीजें थी, इंस्क्रिप्शन थी, इसे सबसे पहले डेसिफर किया था, मतलब उसे पढ़कर उसका मतलब समझा था जेम्स प्रिंसिप ने, और ये किया था उन्होंने 1837 में। अब हमने इससे पहले देखा था कि अर्थशास्त्र की डिस्कवरी कब हुई थी, 1904 में। इसका मतलब उससे कई टाइम पहले, कई सालों पहले हमें ये पता चल चुका था कि अशोका के एडिक्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बहुत पहले ही मिल गई थी। इसके बाद हमें कुछ लिटरेरी सोर्सेस की इन्फॉर्मेशन मिली थी। अब आप ये जब देखेंगे कि ये जो अशोका के एडिक्ट्स हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे कई कई जगह, क्योंकि एक एडिक्ट नहीं था, कई सारे एडिक्ट थे। तो कई जगह पर पाली लैंग्वेज लिखी गई है और कुछ कुछ जगह पर प्राकृत लैंग्वेज भी लिखी गई है, और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अब लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में फर्क क्या होता है, जैसे अगर मैं ये लिख रही हूँ, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, तो ये जो मैंने लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है वो हिंदी है ना, मतलब जिस भाषा का मैं यूज कर रही हूँ वो क्या है, हिंदी है। जैसे मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, तो कॉलेज तो चलो इंग्लिश वर्ड हो गया, पर मैं कल नहीं जाऊंगी ये क्या है, हिंदी लैंग्वेज है। लेकिन मैंने जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो स्क्रिप्ट कौन सी है, रोमन है। तो हम जो स्क्रिप्ट यूज करते हैं, मतलब जो लेटर्स के डिजाइन यूज करते हैं, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं, और जो भाषा है वो उसकी लैंग्वेज है ना। तो भाषा मतलब आप समझ रहे होंगे डिफरेंस क्या होगा। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज तो अलग अलग चीजें हैं। जैसे ये लैंग्वेज अगर आप बात करें तो ये हिंदी है, लेकिन स्क्रिप्ट रोमन है। तो ऐसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, लेकिन लैंग्वेज क्या थी, पाली और प्राकृत। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको अशोका के इंस्क्रिप्शन कुछ खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी मिलेंगे। जब हमने पर्शियन इन्वेजन देखा था तो हमने इसके इफेक्ट में ये पढ़ा था कि जब पर्शियन ने यहाँ पर इन्वेट किया था तो उससे हमारा एक कल्चर में एडिशन हुआ था कि हमें खरोष्टी स्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन मिल गई थी, जिसे बाद में अशोका ने यूज किया था। तो ये खरोष्टी स्क्रिप्ट आई कहाँ से थी, पर्शिया से आई थी, और इसका यूज किया था अशोका ने इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसके अलावा अशोका के 14 ऐसे मेजर रॉक एडिक्ट माने गए हैं जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। दो हमारे पास कलिंग एडिक्ट भी हैं, जिनमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से अशोका ने कलिंग में वॉर किया था और वहां पर वो जीत भी गए थे, और उन सारे कलिंग टेरिटरी को अपने मौर्यन एम्पायर में उन्होंने मर्ज कर दिया था। इसके अलावा आपके कुछ कई सारे पिलर एडिक्ट्स भी मिलते हैं जो कि अलग अलग सिटीज में हैं। ये कुछ मेजर रॉक एडिक्ट हैं, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट हैं, कुछ मेजर पिलर एडिक्ट हैं, कुछ माइनर हैं, और कुछ कलिंग एडिक्ट भी हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ माइनर रॉक एडिक्ट भी हैं, कुछ मेजर माइनर पिलर एडिक्ट भी हैं। इन सब से हमें पता चलता है कि या तो जैसे एडिक्ट का यूज क्यों हुआ करता होगा। तो मान लो यहाँ पर एक पत्थर है जहां पर अशोका ने कुछ लिखवाया है, तो वो क्या लिखवाएंगे, या तो उन्हें कोई संदेश देना होगा ऑफिशियल्स को, तो वो यहाँ पर मेंशन होगा, जैसे नोटिस बोर्ड होता है। तो उस टाइम पर मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करती थी कि आप मैसेज कर देंगे या ग्रुप में कुछ मैसेज डाल देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो अगर राजा को कोई सारे ऑफिशियल्स को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती थी तो वो इसके थ्रू देते थे। तो कोई ऑफिशियल ऑर्डर है या कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ पर लिखवाई जाती थी। इसके अलावा उनकी कोई बड़ी अचीवमेंट है जैसे कलिंग के युद्ध की, तो वो यहाँ पर लिखवाई जाएगी। इसके अलावा उनकी जो फिलॉसफी थी धम्म के बारे में वो भी यहाँ पर मेंशन हुआ करती थी। तो इसमें या तो वो अपने धम्म के प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा करते थे या कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो ऑफिशियल्स को तो वो सब दिया करते थे। अब इसमें से जो जो 14 आपके मेजर रॉक एडिक्ट हैं उसमें जो 13th है उसमें आपकी कलिंग की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है।
और जो 7th है उसमें आपकी ये सब चीज़ें लिखी गई हैं कि किस तरह से अशोक ने धम्म का प्रचार-प्रसार किया था पूरे किंगडम में। तो इस तरह से जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स की तरह काम करते हैं, जिसे पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि मौर्य एम्पायर के बारे में क्या-क्या उनकी सोसाइटी कैसी थी या उनके पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था या उनका रिलीजन क्या था, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। इसके बाद देखेंगे कि ये आपके जो स्क्वायर में है, ये आपके मेजर रॉक एडिक्ट है, जैसे धौली हो गया, सैनिथी हो गया या फिर आपकी अमरावती हो गया, सोपारा हो गया, गिरनार हो गया, ये आपके मेजर रॉक रॉक एडिक्ट है। और जो ट्रायंगुलर शेप में है वो आपकी मेजर पिलर एडिक्ट है। ओके। और जो ये वाइट कलर में है ये आपके माइनर रॉक एडिक्ट्स है। इसके बाद हम देखते हैं कि मौर्यास की पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे हुआ करती थी। तो हम मेजरली यहाँ से आपके किंग्स को पढ़ना और उनके सारे एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको टाइम पीरियड याद रखने की भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अब से जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा वो आपको बिल्कुल सटीक मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था मौर्यन एम्पायर से ही क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम पीरियड्स होंगे वो एग्जैक्ट होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है वो 322 से लेकर 298 बीसी तक का था। आप इसको इसे याद रख सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने श्री गणेश किया था, है ना। तो उसका जो आरंभ किया था वो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब हम कोई चीज़ आरंभ दिखाते हैं तो हम ऐसे ओम बनाते हैं, तो उन्होंने क्या किया था? आरंभ किया था। तो ये हो जाएगा 322। तो 322 बीसी में इन्होंने अपना मौर्यन पीरियड शुरू किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 322 बीसी से लेकर अब इन्होंने 98% सारा काम सही किया था। बस इनसे दो गलतियां हो गई थी। अब दो गलतियां क्या हुई थी वो हम आगे देखेंगे। इन्होंने 98% अपना पूरा काम सही किया था, बस दो गलतियां हो गई थी। तो 98 टू तो 298। तो इनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक का। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे वो अपने आपके मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे। इन्होंने बहुत ही यंग एज में, जब ये 25 साल के थे, तो इन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिया था फ्रॉम द लास्ट रूलर धनानंद। तो हमने देखा था कि नंद रूलर में जो सबसे लास्ट थे वो धनानंद थे, जिनके टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी हुआ था। तो उनसे क्या, उनको हराकर या उन वहां से लेकर उन्होंने अपना पूरा नंद एम्पायर को खत्म करके मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी। उनको इस काम में हेल्प किया था कौटिल्य ने, जिसे हम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अगर आप देखेंगे कि ये इंडिया है, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो पाटलिपुत्र है वहां उस पर कब्जा किया। नंद एम्पायर को खत्म करके मौर्यन एम्पायर की नींव रखी। इसके बाद इन्होंने मार्च किया नॉर्थ वेस्ट की तरफ। इसके बाद ये इस तरफ गए और यहाँ पर इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कंफर्म पक्का कर दिया, ताकि यहाँ से कुछ इन्वेजन हो तो उन्हें ये चेक कर सकें। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया, पूरा इंडस रिवर तक की इन्होंने कब्जा कर लिया। और इसके बाद फिर इन्होंने ऐसे मिडल में आए और नर्मदा एम्पायर तक का इन्होंने नर्मदा रिवर तक इन्होंने कब्जा कर लिया। तो पहले ये नॉर्थ वेस्ट में गए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स को इन्होंने वो कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद फिर ये मिडल इंडिया की तरफ आए और नर्मदा रिवर की तरफ इन्होंने कॉन्क्वेर किया। तो इन्होंने अपना पहले तो गैंगेटिक वैली में अपना कंट्रोल जमाया। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट में गए, सारे टेरिटरीज को उन्होंने ऑक्यूपाई किया अप टू इंडस। और उसके बाद फिर वो सेंट्रल इंडिया में आए और उन्होंने नर्मदा रिवर तक के नॉर्थ के एरिया को उन्होंने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। इसके बाद 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर किया और उस वॉर में सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं। अच्छा, ये सेल्यूकस निकेटर थे कौन? तो जब अलेक्जेंडर यहाँ पे आए थे तो अलेक्जेंडर ने जो एरियाज ऑक्यूपाई किए थे वहां पर अपने गवर्नर को छोड़कर फिर ये वापस गए थे। तो ये अलेक्जेंडर के एक जनरल थे जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे। तो जैसे ही अपने हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो नॉर्थ वेस्ट इलाकों में लड़ने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था और उसके बाद उनसे एक ट्रीटी साइन की थी। इस ट्रीटी में सेल्यूकस निकेटर ने जो भी अंडस रिवर के आसपास जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने ऑक्यूपाई की थी वो सारी टेरिटरीज चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी, जिनका नाम एरिया, एराकोशिया या फिर गैड्रोशिया। तो एराकोशिया, गैड्रोशिया, एरिया, ये सारी जो टेरिटरीज थी जो कि इंडस रिवर के आसपास वाली थी, वो सारी इन्होंने सरेंडर कर दी टू द चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इन्होंने अपनी बेटी की शादी भी करवाई थी आपके मौर्यन एम्पायर के प्रिंस के साथ। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे।
ओके, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी कुछ टेरिटरीज और अपनी बेटी दी, और उसके बदले जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने 500 हाथी दिए थे सेल्यूकस को। और मेगास्थनीज भी हमने देखा था, सेल्यूकस निकेटर जो अलेक्जेंडर के जनरल थे, इनको वॉर में हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने एक आदमी अपना एज एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। उनका नाम क्या था? मेगास्थनीज। ये वही है जिन्होंने इंडिका बुक लिखी थी। तो ये हमारे मौर्यन कोर्ट में फिर इसके बाद रहने लगे थे एज अ ग्रीक एम्बेसडर। इसके कुछ टाइम के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। जब ये अपने आखिरी फेज में थे लाइफ के, तो उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। और उसके बाद यंगेटिक वैली में बहुत बड़ा फेमाइन भी आ गया था, जिसकी वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने अपनी राजगद्दी को खाली कर दिया, उसे अपने बेटे को दे दिया, और फिर वो भद्रबाहु के साथ साउथ में चले गए। तो साउथ में मैसूर में जाने के बाद, मैसूर में एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहां पे जाने के बाद इन्होंने फास्ट रखा अप टू डेथ। तो वो तब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, और इस तरह से उन्होंने संलेखना को परफॉर्म किया। इसके बाद आपका आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार का टाइम पीरियड है आपका 298 से लेकर 273 बीसी तक का। अब हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जी का टाइम पीरियड खत्म हुआ था 298 बीसी में, जिसको हमने याद किया था कि 98% उन्होंने सब काम सही किया है, 2 गलतियां की हैं, है ना। तो उस 2 गलतियों को सुधारने के लिए बिंदुसार ने 3 हत्या कर दी। तो 2 गलतियों को सुधारने के लिए उन्होंने 3 हत्या कर दी, 73 कर दिया, 73 है ना। तो 3 हत्या कर दी, मतलब 73, 73। अब ये सिर्फ आपकी स्टोरी है जो आपको ये याद रखने में हेल्प करेगी कि इसका टाइम पीरियड क्या था, है ना। इसको आपको कुछ भी लिटरली लेने की जरूरत नहीं है। तो जो भी चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो सिर्फ आपको याद रखने के लिए है। तो सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य जी का टाइम पीरियड देखा, जो आपका ओम, है ना। तो मतलब 322 बीसी से शुरू होता है, 298 तक होता है। फिर ये 2 गलतियों को सुधारने के लिए इन्होंने 3 हत्या कर दी, तो 273, है ना, बीसी तक का है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि इन्हें अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था। अमित्र घाट का मतलब होता है स्लेयर ऑफ द एनिमीज, जो एनिमीज का नाश कर देता है। ओके, ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार ने लगभग डेक्कन को कॉन्क्वेर कर लिया था, और डेक्कन के बाद फिर ये मैसूर तक इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल जमाया था। अब अगर हम तारानाथ की माने, तो तारानाथ एक तिब्बतन मॉन्क है। इन्होंने ये कहा था कि बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की 16 स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब 2 समुद्र आप देखेंगे कि इंडिया के साउथ में अगर आप जाएंगे तो ये ऐसा है, इसके यहाँ पर भी पानी है, इसके यहाँ पर भी वाटर है। तो मतलब ये 2 तरफ से समुद्र के बीच में यहाँ पर आपके 16 स्टेट्स आते हैं। इन पूरे 16 स्टेट्स को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। ऐसे तिब्बतन के मॉन्क हैं एक तारानाथ, उन्होंने कहा था। संगम तमिल लिटरेचर में भी ये मेंशन है कि जो मौर्यन इन्वेजन हुआ था वो फार साउथ तक, मतलब साउथ में यहाँ तक भी ये पूरा मौर्यन एम्पायर का चलता था, मतलब उन्होंने कॉन्क्वेयर कर लिया था। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर, अगर हम बिंदुसार के अंदर की बात करें, तो बिंदुसार के टाइम पर पूरा मौर्यन एम्पायर मैसूर तक स्प्रेड हो चुका था। अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था मेगास्थनीज, वैसे ही बिंदुसार के टाइम पर सीरियन किंग थे एंटियोकस वन। तो एंटियोकस वन जो सीरियन किंग थे, उन्होंने भी अपना एक एम्बेसडर डिमेकस भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में। तो जैसे चंद्रगुप्त के टाइम पे एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक ग्रीक के राजा हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बिंदुसार के टाइम पर जो एम्बेसडर थे वो थे डिमेकस, इन्हें भेजा था एंटियोकस वन ने, और जो सीरियन के राजा हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि बिंदुसार ने एंटियोकस वन को लिखा था कि उन्हें स्वीट वाइन चाहिए, मतलब उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप हमें स्वीट वाइन भिजवाइए, आप हमें ड्राइड फिग्स, मतलब वो अंजीर, सूखे अंजीर आप भिजवाइए, और एक सोफिस्ट। सोफिस्ट मतलब जो फिलोसफी के टीचर होते हैं, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान देते हैं, आप उन्हें हमारे यहाँ भिजवाइए। तो एंटियोकस वन ने इनको स्वीट वाइन भी भिजवाई, इनको ड्राइड फिग्स भी भिजवाए, लेकिन उन्होंने सोफिस्ट नहीं भिजवाया। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रीक लॉ में सोफिस्ट को भिजवाना या उसका ट्रेड करना मना है, तो हम आपको सोफिस्ट नहीं भिजवा सकते क्योंकि वो बिकाऊ नहीं है। इसके अलावा हमने आपको स्वीट वाइन और ड्राइड फिग्स उन्होंने भिजवाए। इसके अलावा बिंदुसार जो है वो आजीविका सेट को प्रमोट करते थे, मतलब वो आजीविका रिलीजन के फॉलोअर थे। जैसे हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म में मानते थे, बिंदुसार आजीविका, और इसके बाद आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो वो बुद्धिज्म। तो ये आजीविका सेट को मानते थे,
और इसके अलावा जो बिंदुसार है, इन्होंने अशोक को उज्जैन का गवर्नर भी नियुक्त किया था। तो जब बिंदुसार अपना तो जब बिंदुसार एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो उन्होंने अशोका को डिप्लॉय किया था एज अ उज्जैन गवर्नर। इसके बाद हम देखते हैं अशोका का टाइम पीरियड। अब अशोका का टाइम पीरियड था आपका 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक का। तो हम ये जानते हैं कि जो अशोका है वो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्यन एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं, वैसे ही अशोका सबसे इम्पोर्टेंट रूलर माने जाते हैं मौर्यन एम्पायर के। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये इनके पिताजी बिंदुसार जी का टाइम पीरियड खत्म हुआ 273 बीसी, इसके बाद इनका कब तक चलेगा, तो इन्होंने क्या किया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने श्री गणेश किया था पहला, और फिर दूसरा किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोका ने। तो इन्होंने दूसरा श्री गणेश किया था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन्होंने दूसरा ओम, मतलब 232 बीसी का टाइम पीरियड इनका था। तो 273 से लेकर 232 से लेकर 232 दूसरा श्री गणेश, या फिर दूसरा जो हम ये ओम का वो करते हैं ना, साइन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 232 बीसी तक का। अब ये जो अशोक, एक मिनट, अब ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब अशोका के जो अर्ली लाइफ के बारे में हमें थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन मिलती है, उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि जब बिंदुसार का शासन चल रहा था, तो उन्होंने अशोका को हायर किया था उज्जैन के गवर्नर की तरह। और उसके बाद फिर उन्होंने जो तक्षशिला में रिवॉल्ट चल रहा था नॉर्थ वेस्ट में, उसे भी सप्रेस करने में अशोका ने हेल्प की थी अपने बिंदुसार की। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब हमने बिंदुसार ने अपना थ्रोन छोड़ा, मतलब 273 बीसी में, और उसके बाद जब अशोका ने उस थ्रोन को एक्चुअल में अडॉप्ट किया था, मतलब उनका कोरोनेशन हुआ था, वो हुआ था 269 बीसी में। तो इनके बीच में 4 साल का गैप था। तो ये जो 4 साल में हुआ क्या था कि 4 साल में जब बिंदुसार जी की डेथ हो गई थी, तो उनके कई सारे बेटे थे। अब एक्चुअली ये क्लियर नहीं था कि इनका कौन सा वाला बेटा थ्रोन को ऑक्यूपाई करेगा। तो उस टाइम पर यहाँ पर स्ट्रगल चल रही थी फॉर द थ्रोन। ठीक है, तो बिंदुसार की जब डेथ हो गई थी, तो सारे भाई आपस में लड़ रहे थे कि उस गद्दी पर अब बैठेगा कौन। तो हमें ये दीपवंसा और महावंसा में लिखा मिलता है, पता है हमें कि श्रीलंका का सिडोनीस का एक क्रॉनिक्स है, दीपवंसा और महावंसा। तो उसमें ये लिखा गया है कि अशोका ने उस पावर को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस पावर को जीतने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था। तो 99 ब्रदर्स को मारने के बाद, जिसमें उनका सबसे बड़ा जो बड़ा भाई है सुसेम, वो भी शामिल था। सुशीम को भी मारने के बाद इन्होंने वो जो राजगद्दी थी उसे पाया था। अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपने बड़े भाई को मारा था, लेकिन जो सबसे छोटा भाई था तिस्सा, उनको उन्होंने छोड़ दिया था, तिस्सा को नहीं मारा था। लेकिन अगर हम तिब्बत के जो मॉन्क है तारानाथ, उनकी माने, तो अशोका ने सिर्फ अपने 6 भाइयों को ही मारा था। तो हालांकि ये सिर्फ तो नहीं है, 6 भाइयों को मारना भी बड़ी बात है, लेकिन अगर दोनों मतलब महावंशा के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने 99 को मारा था। तो उसके कंपैरिजन में तारानाथ बताते हैं कि नहीं, 99 को नहीं मारा था, सिर्फ 6 को मारा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोका के एडिक्ट में उनके भाइयों का भी वर्णन है। उन्होंने अपने भाइयों के बारे में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने, उनके जो भाई हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि जो उनका सक्सेशन हुआ था वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड था। समझ नहीं आया था कि किस तरह से उन्होंने थ्रोन को ऑक्यूपाई किया, क्या उन्होंने सच में अपने इतने भाइयों को मारा था, और अगर भाइयों को मारा था तो ये कौन से भाइयों का मेंशन है जिसमें वो कह रहे हैं कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में उनके भाइयों को उन्होंने नियुक्त किया था। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि अशोका के रेन के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट में से एक है आपकी कलिंग का विक्टोरियस वॉर, है ना। तो कलिंग में जो उन्होंने वॉर लड़ा था, तो ये आपकी अशोका के टाइम का सबसे मेमोरेबल इवेंट है। और ये हुआ कब था, 261 बीसी में। अब इस वॉर की ज़्यादा कुछ डिटेल्स हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये वॉर क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब तक चला था। लेकिन हमें ये पता है कि अशोका ने इसके बारे में मेंशन किया अपने रॉक एडिक्ट 13 में। तो हमने देखा था 13 में कलिंग वॉर मेंशन है, और 7 में धम्म के बारे में है। तो इसके इफेक्ट क्या हुए थे, इसके बाद किस तरह से अशोका ने मतलब ये जो लड़ाइयाँ थी, वॉर वगैरह थी, सबको छोड़कर वर्ल्डनेस को छोड़ दिया था, और इसके बाद बुद्धिज्म की तरफ वो अट्रैक्ट हुए थे। ये सारी चीजें इनफैक्ट आपके मेंशन है 13th रॉक एडिक्ट में। इसमें ये मेंशन है कि यहाँ पर 150,000 जो सोल्जर्स थे वो यहाँ पर मारे गए थे।
कई सारे तो गुम हो गए, पता ही नहीं चला कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है या फिर जिंदा है नहीं है, सब पेरिश हो गए। और इसके बाद इन्होंने कलिंग को एक्वायर तो कर दिया था, उन्होंने मर्ज कर दिया था मौर्यन एम्पायर के साथ, लेकिन इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट ये था कि अशोका ने इसके बाद बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त के अंडर। तो है ना, तो उपगुप्त ने इनको इन्फ्लुएंस किया और उनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। फिर हम देखते हैं अशोका और बुद्धिज्म। तो कुछ स्कॉलर्स की अगर हम माने तो उनका जो बुद्धिज्म में कन्वर्जन था वो अशोका ने जो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, उसमें कन्वर्ट हो गए थे, ये इंस्टेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये इमीडिएटली उसमें बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, बल्कि ये ग्रेजुअल था, धीरे धीरे इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। तो पहले तो ये सिर्फ एक साक्य उपासक बने। साक्य उपासक का मतलब होता है कि ले डिसिपल बने, और उसके लगभग 2.5 सालों के बाद फिर वो भिक्षु बने। तो साक्य उपासक मतलब होता है कि आप सिर्फ नॉर्मली उसके एक फॉलोअर बन रहे हैं, डिसिपल बन रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं बुद्धिस्ट के, और फिर कुछ टाइम के बाद आप उसमें मॉन्क बन जाते हैं या फिर आप एक भिक्षु बन जाते हैं। 2.5 साल के बाद उन्होंने फिर अपने हंटिंग करना छोड़ दिया, वो बोध गया गए, वहाँ पे उन्होंने मिशंस ऑर्गेनाइज किए जो कि बुद्धिज्म को और ज़्यादा स्प्रेड करने में हेल्प करेंगे। उन्होंने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को हायर किया जिन्हें हम धर्म महामंत्रा के नाम से जानते थे, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार और अच्छी तरह से हो पाए। 241 बीसी में इन्होंने वो जो बुद्ध की बर्थ प्लेस है उसको विजिट किया। तो हम जानते हैं कि बुद्ध जी का बर्थ हुआ था आपकी कपिल वस्तु में जो लुम्बिनी गार्डन है, वहाँ इन्होंने विजिट किया। और इसके साथ साथ इन्होंने कई ऐसी जगह को भी विजिट किया जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के नाम से जानी जाती हैं। तो सारनाथ, जहाँ पर बुद्धिस्ट ने अपना पहला सरमन दिया था, श्रावस्ती गए, कुशीनगर जहाँ पर वो उनकी डेथ हुई थी। तो ये सारी जगह उन्होंने विजिट की। इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका में एक अपना मिशन भेजा और अपने बेटे और बेटी के अंडर ही भेजा। तो उनके बेटे थे महेंद्र और बेटी थी संघमित्रा, जिनको इन्होंने श्रीलंका भेजा ताकि वो वहां पर श्रीलंका में बुद्धिज्म का स्प्रेड कर पाए, है ना, प्रचार प्रसार कर पाए। और जो आपका ये बोध गया में बोधि ट्री था, उसका एक ब्रांच इन्होंने जाकर श्रीलंका में उगाया था, प्लांट किया था। इसके अलावा अशोका का कंट्रीब्यूशन ये भी है कि इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी पाटलिपुत्र में 240 बीसी में। अब हमें ये पता है कि जो हमने बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल 4 हुई थी, जिसको हमने याद किया था राम, विकास, पामो, ककवा। तो तीसरी की बात करें तो मतलब होता है पामो। अब पामो का मतलब प से होता है पाटलिपुत्र, अ से होता है अशोक ने करवाई थी, और म से होता है कि इसको प्रिसाइड किया था मोगली पुत्र तिस्सा ने। तो यहाँ पर अशोक ने करवाई थी, पाटलिपुत्र में करवाई थी, और इसको प्रिसाइड किया था मुगली पुत्र तिस्सा ने। ठीक है। और इसका पर्पस क्या था कि ताकि आप संघ को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, ताकि आप बुद्धिज्म के स्प्रेड को ज्यादा अच्छे से, मतलब बुद्धिज्म को ज्यादा अच्छे से स्प्रेड कर पाए। तो ये है अशोका और उनकी बुद्धिज्म। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ अशोकास एम्पायर, कि अशोक के टाइम पर जो मौर्यन एम्पायर था वो कहाँ तक विस्तारित था या कहाँ तक उसका स्प्रेड था। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था कि जो उसके बॉर्डर स्टेट्स थे वो थे चोल, पांड्य, सत्यपुत्रा और केरलपुत्रा। केरलपुत्रा का मतलब चेरास। तो इनके जो बॉर्डर स्टेट्स उन्होंने मेंशन किए थे वो चोल, पांड्य, चेर और सत्यपुत्रास थी। इसका क्लियरली मतलब ये है कि जहां पर ये मौर्यन एम्पायर खत्म होता था, उसके बाद जो इनके बॉर्डर स्टेट्स थे या नेबर स्टेट्स थी वो कौन से थे, चोल, पांड और चेर। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये जो स्टेट्स थे वो मौर्यन एम्पायर का पार्ट नहीं थे, वो मौर्यन एम्पायर के बाहर आते थे। इसके अलावा अगर हम राजतरंगिणी की माने तो कश्मीर मौर्यन एम्पायर का पार्ट था, नेपाल तो मौर्यन एम्पायर का पार्ट था ही, और जो आपकी नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज थी वो ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य ने डिमार्केट कर ली थी। तो हमें क्लियरली पता था कि आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो बाउंड्रीज है वो कहाँ तक जाती हैं। तो ये ऑलरेडी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने डिमार्केट की थी वहीं तक ही गई थी। इसका मतलब अशोका ने और ज्यादा नॉर्थ वेस्टर्न एक्सपांशन नहीं किया था। तो कश्मीर को अपने अंदर लाया था, नेपाल इनके अंदर आ गया था, और ये चोल, चेर, पांड इनके अंदर नहीं आए थे। तो ये यहाँ से लेकर पूरा ये वाला रीजन आपके मौर्यन एम्पायर के अंदर आता था। इसके बाद हम देखेंगे कि अशोका धम्म क्या है। तो अशोक के लिए उसका धम्म क्या होता है, क्या था। तो हालांकि जो अशोक है उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, उसने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए भी कई सारे एफर्ट्स किए थे, लेकिन धम्म की पॉलिसी उनके लिए बुद्धिज्म से थोड़ी सी अलग थी। तो धम्म की पॉलिसी थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, मतलब इसके अंदर ना सिर्फ आपका रिलीजन आता है बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल आती है।
तो धम्म के प्रिंसिपल्स बताते हैं कि आपको किस तरह से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, किस तरह के आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। आपका कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि डूज डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें आपके धम्म में मेंशन। इसके अलावा इनके जो आपकी हर एक इंसान की जिंदगी में आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ चीजें आपके सिद्धांत होने चाहिए जिसे आपको हमेशा फॉलो करना है, जिसे आप कभी भी जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो सारे सिद्धांत आपको धम्म देता है। इसके अलावा इसके अशोका के लिए जो धम्म के प्रिंसिपल्स थे वो उन्होंने अपने एडिक्ट्स में ऑलरेडी मेंशन करवा दिए थे, जो जिसके फीचर्स। तो धम्म के आपके फीचर्स क्या क्या थे कि आपको अपने माता पिता को सर्व करना है, अहिंसा के मार्ग पे चलना है, सच बोलना है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ अच्छे से व्यवहार करना है। तो वही सारी नॉर्मल चीजें यहाँ पे लिखी गई थी। जानवरों को काटना नहीं है, उनका सेक्रीफाइस नहीं करना, हर फेस्टिवल्स में सबको साथ में मिलकर चलना है, मतलब साथ में गैदरिंग करनी है, मिलना है, और बड़े बड़े जो सेरेमनीज होती हैं, पार्टीज करते हैं या रिचुअल्स में इतना पैसा खर्च करते हैं, वो सब बंद कर देना है। इसके बाद आपको सोशल वेलफेयर के लिए हमेशा काम करना है और लोगों के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना है। तो लोगों के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए धम्म यात्रास ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी। धम्म यात्रास में क्या होता है, वो लोग जो धम्म को फॉलो करते हैं या धम्म में जिनका यकीन है, वो लोग एक यात्रास पे निकलते थे। जैसे साल में कुछ दिन ऐसे फिक्स किए जाते थे कि इस पर्टिकुलर डेज पर धम्म यात्रास निकलेंगी, वहां पे सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। इसके बाद धम्म का कहना था कि हर एक मास्टर अपने सर्वेंट के साथ अच्छे से पेश आएगा, ह्यूमन ट्रीटमेंट उनको देगा, और हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल कैदियों के साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे। इसके बाद है कि आपको एनिमल्स के साथ कोई भी वायलेंस वायलेंस नहीं करनी, रिलेशंस में आपको कर्टेसी दिखानी है, और ब्राह्मण्स को थोड़ा सा लिबरल रहना है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना, ऑर्थोडॉक्स नहीं होना, लिबरल होना है। तो आप अगर किसी एक रिलीजन को मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे रिलीजन के साथ थोड़ा सा भेदभाव करेंगे या उनके खिलाफ नफरत फैलाएंगे। आपको सारे रिलीजन के लिए टॉलरेंस रखना है। इसके बाद आपको कॉन्क्वेस्ट तो करना है, पर वॉर के थ्रू नहीं, धर्म के थ्रू। तो दूसरों पर कब्जा या दूसरों पर हक, मतलब सामने वाले को जीतना है, विजय लेनी है, लेकिन ये होना चाहिए आपके धर्म के थ्रू, ना कि वॉर के थ्रू। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है, जो धम्म आपको सिखाता है, वो सब आपके बुद्धा से मिलते जुलते हैं। तो बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी हैं उनसे सारे कॉन्सेप्ट ये मिलते जुलते हैं। लेकिन कभी भी अशोक ने ये नहीं बोला कि बुद्धिस्ट की टीचिंग और धम्म दोनों इक्वल हैं। तो इन दोनों को कभी इक्वेट नहीं किया। बुद्धिज्म उसका पर्सनल बिलीफ रहा है और धम्म उनका एक जनरल कोड रहा है जो सबको फॉलो करना होता था। तो धम्म रिलीजन नहीं है, ये आपकी लाइफ स्टाइल है जो सबको फॉलो करनी है, कोड ऑफ कंडक्ट है वो। और बुद्धिज्म उनका एक रिलीजन है जो उन्होंने अपने सिर्फ पर्सनल बिलीफ के लिए रखा है। इसके बाद आप देखेंगे कि अशोका हमेशा चाहते थे कि उनका जो धम्म है वो हर सोशल लेवल तक पहुंचे, मतलब हर जगह तक उन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की। इसके बाद हम देखते हैं एस्टिमेट ऑफ अशोका। तो अशोका को ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स कहा जाता था, मतलब उनको ऐसा कहा जाता है कि वो अलेक्जेंडर से भी बड़े किंग हैं और जूलियस केसर से भी बड़े किंग हैं। तो ये कौन थे? तो जो जूलियस सीजर थे वो आपकी रोमन डिक्टेटर थी उस टाइम पर उनका बहुत ज्यादा जैसे अलेक्जेंडर बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी मानी जाती थी, वैसे ही आपके जूलियस सीजर भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी मानी जाती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोका इनसे भी बड़े राजा प्रूफ हुए हैं। इवन H.G. वेल्स ने तो ये तक कहा है कि इतने सारे जो मोनार्क्स और इतने सारे जो हिस्ट्री में मोनार्की की भीड़ जमी थी, उन सब में एक अकेला जो सितारा था जो चमक रहा था वो अशोका थे। इसके बाद अशोका हमेशा ही अपने आइडियल्स पर रहे हैं, अपने विचारों के वो हमेशा फर्म रहे हैं कि वो ड्रीमर नहीं थे, ऐसा नहीं था जो सपने देखते रहता है, पर वो एक प्रैक्टिकल इंसान थे ना। तो जो सपनों में नहीं जीते थे वो हकीकत में जीते थे। इसके बाद उनके जो धम्म था वो यूनिवर्सल था। इसमें ह्यूमैनिटी की बात की गई थी, इसमें आपकी लाइफस्टाइल की बात की गई थी। ऐसा नहीं है कि ये चीजें किसी एक जगह पर या एक टाइम पर ही ट्रू होंगी। तो धम्म में जो सारी बातें की गई थी वो यूनिवर्सल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, या इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, वो हर जगह सही है। तो उसकी सिग्निफिकेंस जितनी तब थी उतनी आज भी है। वो एक एग्जाम्पल थे कि किस तरह से आपको एक अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए, फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए। कब आप जैसे आपको रिलीजन में भी आपको नॉन एग्रेशन दिखाया, मतलब टॉलरेंस आपका होना चाहिए।
एंड इवन अगर आपने वॉर में जीत भी लिया है तो उसके बाद भी कैसे आपको नॉन एग्रेशन के साथ सब कुछ डील करना है, ये सारी उनकी पॉलिसीज हुआ करती थी। और उनका मेन आइडिया ये था कि अपने धर्म की पॉलिसीज के थ्रू वो वेलफेयर या ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दे सके। लेकिन इनके बाद जब इनकी डेथ हो गई 232 बीसी में, तो उसके बाद जो इनका पूरा मौर्यन एम्पायर था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक था आपका ईस्टर्न पार्ट और एक था आपका वेस्टर्न पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट थी उसकी कमांड संभाली थी इनके बेटे कुणाल ने, और जो ईस्टर्न पार्ट था उनकी कमांड संभाली थी इनके जो ग्रैंडसन थे, जो पोते थे दशरथ, उन्होंने। तो जब, क्योंकि वेस्टर्न जो पार्ट था वो कुणाल के अंदर था और जो ईस्टर्न था वो दशरथ के अंदर था, तो यहाँ वेस्टर्न साइड से इन्वेजन ज्यादा होते थे। तो जब बैक्टीरियन का इन्वेजन होना शुरू हुआ तो उसके बाद ये जो वेस्टर्न पार्ट था मौर्यन का वो पूरा कोलैप्स कर गया, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट था वो अभी भी इंटेक्ट रहा। तो पहले ईस्टर्न पार्ट में जो रूल किया था उनके ग्रैंडसन दशरथ ने, उसके बाद फिर उनको उनके जो सक्सेसर थे संप्रीति ने, उन्होंने इस एम्पायर को और ज्यादा फ्लरिश किया। मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट किंग थे वो थे बृहद्रथ, जिनको फिर मार दिया था पुष्यमित्र सुंग ने, और उन्होंने फिर नई डायनेस्टी की शुरुआत की। अब आप देखेंगे कि मौर्य टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर मौर्यन एम्पायर के आने से ये बात तो क्लियर हो गई थी कि हमारे यहाँ पर हमारे इंडियन हिस्ट्री में मोनार्की का रूल रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे मोनार्की की जीत हुई थी, और जो रिपब्लिक्स और ओलिगार्की चल रही थी वो सारे सिस्टम खत्म हो गए थे। रिपब्लिक का मतलब वो सिस्टम जहाँ पर जो किंग होता है वो इलेक्टेड होता है, तो पब्लिक असेंबलीज वोट करके डिसाइड करती हैं कि किंग कौन बनेगा। और ओलिगार्की में क्या होता है, जहाँ पर एक राजा नहीं होता, जहाँ पे दो तीन राजा, या दो तीन राजा ना बोलकर जहाँ पे दो तीन लोग हेड होते हैं जो मिलकर गवर्न करते हैं। तो आप ऐसे मान लीजिए कि कुछ मिनिस्टर्स होंगे यहाँ पर, जो लोग आपस में सहमति से कोई डिसीजन लेते हैं, वो ओलिगार्की होती है। तो मोनार्की में 1 पर्सन रूल होता है और ओलिगार्की में फ्यू पर्सन रूल होता है। यहाँ पर एक इंसान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो हेड होते हैं, और वो लोग आपस में सहमति से कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गए थे और यहाँ पर मोनार्की आ गई थी। ओके। तो इवन जो कौटिल्य थे या चाणक्य, जिन्हें हम जिनके नाम से हम जानते हैं उन्हें, वो भी एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। उन्होंने पॉलिटी में काफी सारे सिस्टम के बारे में उन्होंने पढ़ाई की थी, और उसके बाद फिर वो भी सपोर्ट करते थे मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वो ऐसा मानते थे कि यहाँ पर किसी भी एक बड़े एम्पायर को एग्जिस्ट करवाने के लिए वहाँ पे रिपब्लिक नहीं चलेगा, वहाँ पर मोनार्की होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो मोनार्की बिल्कुल रॉयल एब्सोल्यूटिज्म की तरह नहीं होनी चाहिए कि जो राजा ने बोल दिया तो वही होगा, या सिर्फ राजा की चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि किंग को कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी मिनिस्ट्री से एडवाइस ले लेनी चाहिए। एडवाइस लेने के बाद अगर वो सहमत नहीं करते हैं उनके एडवाइस से, तो चाहे तो वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, पर हर एक डिसीजन उन्हें बहुत सोच समझ के और सारी मिनिस्ट्री से कंसल्ट करने के बाद या उनकी एडवाइस लेने के बाद ही लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाए थे, जिनको कहा जाता था मंत्री परिषद। यहाँ पर आपके जो किंग थे इनसे कंसल्ट किया करते थे, या किंग, ये सारे लोग किंग को असिस्ट किया करते थे इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। और इस मंत्री परिषद में आपके पुरोहित हुआ करते थे, जो आपकी क्या सही है क्या नहीं सही है, कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रिचुअल्स वगैरह में वो उनकी हेल्प किया करते थे। महामंत्री हुआ करते थे सेनापति और युवराज। युवराज वो पर्सन होता है जो राजा के बाद सेकंड राजा बनेगा। ओके, तो मतलब राजा का जनरली बड़ा बेटा युवराज कहा जाता है। तो ये सारे आपके मंत्री परिषद में शामिल हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ सिविल सर्वेंट भी हुआ करते थे, जिनको हम अमात्य के नाम से जानते थे। वो भी आपके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर इनकी हेल्प किया करते थे। और ये जो आपके अमात्य थे वो आज के टाइम पे जैसे सिविल ऑफिस आईएएस ऑफिसर होते हैं या फिर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हुआ करते थे। और इनका जो मेथड था कैसे इनको सिलेक्ट किया जाना है, ये सारी चीजें कौटिल्य ने बहुत इलेबोरेटली बताई हुई हैं। तो अमात्य को कैसे सिलेक्ट किया जाता था, उनकी मेथड्स क्या होंगी, ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड हुआ करती थी, और बहुत इलेबोरेटली इन सबको फॉलो किया जाता था। इसके अलावा जो अशोका थे वो धम्म महामद्रास को भी अपॉइंट करते थे, ताकि वो धम्म को स्प्रेड करने का काम कर सके। और इसकी वजह से जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और वेल सिविल सर्वेंट्स वहाँ पर अच्छे से बहुत काम किया करते थे। इसके बाद ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यन एम्पायर का, ये पूरा एरिया उनके कंट्रोल में था। ये भी एरिया एक टाइम पर उनके कंट्रोल में आया करता था, सिर्फ ये एक्सट्रीम साउथ वाला नहीं था, और यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री।
इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत मतलब कई सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से पहला आपका डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और इसके चीफ को हम संभरता के नाम से जानते थे। ये जो संभरता था, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी कि पूरे एम्पायर से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए। अब जो रेवेन्यूज आते कहाँ कहाँ से थे, तो जमीन का रेवेन्यू आता था, इरिगेशन का टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी, शॉप टैक्स या फिर फेरी टैक्स पैसेंजर से लिया जाता था। तो अगर आपको ट्रेवल करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उस पर भी आपको टैक्स लिया जाता था। तो फॉरेस्ट माइंस पास्चर जहाँ पे चराने जाते थे हम जानवरों को, लाइसेंस फीस, अगर आपको कुछ भी लाइसेंस कुछ भी क्राफ्ट वगैरह बनाना होता था तो आपको किंग से लाइसेंस लेना पड़ता था, तो उसकी फीस वगैरह ये सारे आपके पैसे लाने के सोर्स हुआ करते थे। और जो भी लैंड रेवेन्यू आपका आता था उसको आपने फिक्स करके रखा हुआ था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो एक अगर मान लो किसी जमीन पर आपने 600 किलो मीट प्रोड्यूस किया, तो इसमें से 100 किलो जो होगा वो किंग ले जाएगा, मतलब यहाँ पर एड टैक्स का रूप में किंग को कितना मिलेगा, 100 kg। तो जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ करता था उसका 1/6 आपका लैंड रेवेन्यू हुआ करता था। और जो भी रेवेन्यू आपका आता था वो आपका खर्च कहाँ होता था, आर्मी में, गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उनको उनकी सैलरीज वगैरह पे करने में, पब्लिक वर्क्स करने में, तो जो रोड्स वगैरह बनवाएंगे, डैम्स बनवाएंगे, तो ये सारी चीजें करने में, पुअर लोगों को रिलीफ देने में, रिलीजन को प्रमोट करने में, उनके राजा और राजा के घर वगैरह खर्चे निकालने में भी यही रेवेन्यू का यूज किया जाता था। इसके बाद आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट फिक्स किया करता था कि आपकी रिटेल, अगर आपकी जो रिटेलर्स हैं उनकी प्राइसेस क्या होंगी, या रिटेल में अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो स्मॉल लॉट्स में तो उनकी प्राइसेस क्या होगी, होलसेल प्राइसेस क्या होंगी, आपके वेट्स एंड मेजर्स को कंट्रोल करने का काम करते थे। कस्टम ड्यूटीज, या अगर आप कुछ फॉरेन ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो उसे रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें आकर ये डिपार्टमेंट कंट्रोल किया करता था। और यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं उन्हें कंट्रोल किया करते थे कुछ ऑफिसर्स जिनका नाम था अध्यक्ष। ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट का ये भी काम हुआ करता था कि वो ये देखें कि जब भी मार्केट में जरूरत हो तब आपकी चीजें मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। तो स्मूथली सप्लाई करने में भी, चीजों की सप्लाई करने में भी इस डिपार्टमेंट का रोल हुआ करता था। इसके बाद हम देखते हैं जुडिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट। तो कौटिल्य ने ये मेंशन किया था कि मौर्यन एम्पायर में सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स दोनों हुआ करते थे। सिविल कोर्ट तब सजा देता है जब आपने कुछ फ्रॉड किया हो, या फिर आपके सिविल मैटर्स में, जैसे मैरिज हो गया, या फिर आपका डिवोर्स हो गया, या फिर कुछ रेवेन्यूज वगैरह, कैश वगैरह, या फिर पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो सिविल मैटर्स होते हैं। और क्रिमिनल मैटर्स मतलब आपने किडनैप कर लिया, आपने किसी का मर्डर कर लिया, तो ये सब के क्या हो जाएंगे, क्रिमिनल केसेस हो जाएंगे। तो वहां पर आपके सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग अलग हुआ करते थे। और वहां पर उस टाइप पर जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था उनके चीफ जस्टिस को हम धर्म धर्म अधिकारी कहा करते थे। अब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के नीचे कई सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हुआ करते थे, प्रोविंशियल कैपिटल्स हुआ करते थे, या सिटीज में कुछ कोर्ट्स हुआ करते थे, और वो आपकी सिविल सर्वेंट मतलब जो आज के टाइम पे आईएएस ऑफिसर जैसे हैं, तो उस टाइप पर अमात्य हुआ करते थे। तो अमात्य के अंदर ये सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आया करते थे। यहाँ पे कई तरह की पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे आपसे फाइन लेना, आपको जेल में बंद कर देना, डेथ की सजा, और म्यूटिलेशन का मतलब होता है हाथ काट देना, सर काट देना, ऐसी कुछ सजा भी वहाँ पे मिला करती थी। टॉर्चर का यूज किया जाता था, अगर कोई सच नहीं बोल रहा है तो उसे सच उगलवाने के लिए उन्हें टॉर्चर का यूज किया जाता था। इसके अलावा हर प्रिंसिपल स्टेट में, मेन आपके प्रोविंस में आपके पुलिस स्टेशन हुआ करते थे। इसके अलावा चाहे कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो या अशोका के एडिक्ट्स हो, दोनों में ही जेल और जेल में काम करने वाले कुछ अधिकारियों के बारे में लिखा गया था। इसके बाद जो धम्म महामद्रास हैं, उनसे भी अशोका ने ये बोला हुआ था कि अगर कुछ अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट होती है, मतलब किसी को सजा हुई है बिना मतलब की, जिसे नहीं होनी चाहिए थी, तो वो उसके खिलाफ एक्शंस लेंगे। कौन? धम्म महामद्रास। ओके। और आपके अशोका के इंस्क्रिप्शन में इवन रिमिशन ऑफ सेंटेंसेस का भी मेंशन है। तो रिमिशन ऑफ सेंटेंसेस मतलब किसी को पहले सजा दी गई, उसे उस सजा को बदल देना या उस सजा को कम कर देना भी अशोका के एम्पायर में हुआ करता था। फिर हम देखेंगे सेंसस होना। तो उस टाइम पर मौर्यन पीरियड में सेंसस बहुत ही रेगुलर हुआ करते थे, रेगुलर तौर पे हुआ करते थे। तो जो विलेज के ऑफिशियल्स हैं वह वो काउंट किया करते थे कि उस टाइम पर कितने लोग थे,
इवन ना सिर्फ उन्हें काउंट करना बल्कि उनकी कास्ट क्या है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीजें भी डिटेल्स में वो मेंशन किया करते थे। इवन वो हर घर में कितने जानवर हैं इस चीज का भी सेंसस हुआ करता था। और जो आपके टाउन्स में सेंसस हुआ करता था वो आपके म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स करते थे। और वो ये भी ट्रैक करते थे कि इस पूरी पॉपुलेशन में से कितने फॉरेनर्स हैं, कितने इंडिजिनियस पीपल हैं, उन चीज़ों का भी यहाँ पे पूरी काउंटिंग हुआ करती थी। और ये जो डेटा यहाँ पर कलेक्ट हुआ करता था इसे दोबारा से क्रॉस चेक किया जाता था बाय द स्पाइस, जो कि जासूस वगैरह हायर किए जाते थे। वो लोग इस डेटा को दोबारा से चेक किया करते थे। तो इस तरह से हमें समझ सकते हैं कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो सेंसस हुआ करता था ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन था। ये हमेशा ही और रेगुलर टाइम पर ये हुआ करता था। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा जो पूरा मौर्यन एम्पायर था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था और उन चारों प्रोविंसेस की अलग अलग कैपिटल थी। एक ही थी तक्षशिला, एक ही थी उज्जैन, एक ही थी स्वर्णगिरी और एक ही थी कलिंग। तो कुल मिला के 4 प्रोविंसेस थी और चारों की जो आपकी कैपिटल थी वो तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और कलिंग थी। तो आप देखेंगे कि जो सबसे नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन होगा उसकी जो कैपिटल होगी वो तक्षशिला होगी, सेंट्रल की उज्जैन, साउथ वाले की स्वर्णगिरी और ईस्ट वाले की कलिंग। इसके अलावा जो सारे ही प्रोविंसेस थी उसमें जो कैपिटल थी वहां पर आपने कुछ गवर्नर्स उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे। और ये जो गवर्नर्स थे वो जनरली आपकी रॉयल फैमिली के ही मेंबर्स हुआ करते थे। तो कोई राजघराने का ही मेंबर होगा या फिर राजा का बेटा होगा। तो सारे मेंबर्स रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब उनका काम ये था कि वो उन प्रोविंसेस में टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। तो एक काम था उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और दूसरा था उस प्रोविंस से टैक्सेस को कलेक्ट करना। अब यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चला करता था वो सारा पूरा डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आज कलेक्टर के अंदर होता है वैसे ही उस टाइम पर राजोकास के अंदर हुआ करता था। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अंडर होगा, राजोकास के अंदर। और जिनके जो पोजीशंस या फंक्शंस थे वो सेम आज के टाइम पर कलेक्टर्स के जैसे हुआ करते थे। इसके बाद जो राजूकास की हेल्प के लिए युक्तास को अपॉइंट किया जाता था। ये युक्तास उनके सबॉर्डिनेट हुआ करते थे। तो सुपीरियर होंगे आपके राजूकास और फिर उनके अंदर जो काम करेंगे वो होंगे युक्तास। जैसे ये सिटीज में या डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन राजूकास और युक्तास संभालते थे, वैसे ही विलेज में ग्रामीणी संभालते थे। तो विलेज का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामीणी के हाथ में था। उनका जो सुपीरियर हुआ करता था या उनका जो ऑफिशियली सुपीरियर हुआ करता था वो गोपा हुआ करता था। और ये गोपा कौन था, उनके अंडर में ऐसे 10-15 विलेजेस आया करते थे और वो 10-15 विलेजेस का इंचार्ज हुआ करता था गोपा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो कैसा था कि ये इनका जो पूरा एम्पायर था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था। चारों पार्ट्स की अपनी अपनी कैपिटल हुआ करती थी। एक की तक्षशिला, दूसरे की उज्जैन, तीसरे की स्वर्णगिरी और चौथे की कलिंग। ओके। तो इसके अपने अपने गवर्नर भी हुआ करते थे जो कि आपके रॉयल फैमिली से आया करते थे। यहाँ पे जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो राजुका संभालता था। उसके नीचे उसका सबॉर्डिनेट युक्ता आता था। तो राजुका के नीचे आता था युक्ता। वैसे ही ये जैसे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है वैसे ही आपका विलेज में भी चलता था। बस फर्क ये है कि विलेज का जो हेड हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का हेड वो हुआ करता था आपका ग्रामीणी और उसके ऊपर सुपीरियर में जो आता था वो होता था गोपा। अब गोपा वो पर्सन है जिसके अंदर 10 से 12 या 10 से 15 विलेजेस आया करते थे। इसके बाद ये आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ऊपर किंग, उसके नीचे उनकी मिनिस्टर काउंसिल, उसके बाद महामंत्रियां जो ये आपके सेक्रेटरीज होते हैं, पुरोहित जो कि प्रीस्ट है और समाहर्ता जो कि रेवेन्यू कलेक्टर वगैरह है। अब आपके कौटिल्य या फिर मेगास्थनीज दोनों ने ही आपकी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को का सिस्टम पूरा इलेबोरेट तरीके से समझाया है। जिसमें अर्थशास्त्र में जो कि आपके कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, उसमें पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है टू द रोल ऑफ नगरिका और सिटी सुपरिंटेंडेंट। तो उन्होंने पूरा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन समझाया है। अर्थशास्त्र में एक चैप्टर है पूरा नगरिका या फिर जैसे हम कहते हैं सिटी सुपरिंटेंडेंट। उसमें उन्होंने पूरा रोल बताया है कि कैसे क्या रोल होता है इनका। उनकी जो मेन ड्यूटी हुआ करती थी वो पूरी सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की हुआ करती थी। वैसे ही मैगजीनीज ने भी बताया है कि ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पाटलिपुत्र में
6 कमिटीज बिठाई जाती थी और उन 6 कमिटीज में मतलब हर एक कमेटी में 5-5 मेंबर्स हुआ करते थे ताकि वो पूरे पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। तो कुल मिला के 6 कमिटीज, जिसमें एक कमेटी में 5 मेंबर्स, तो कुल मिला के ये 30 मेंबर की एक टीम हुआ करती थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वो सारी कमेटीज कौन कौन सी हुआ करती थी, तो सबसे पहले आपकी होंगी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कमेटी जो सारी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का काम कैसा चल रहा है वो सब देखती थी और किस तरीके से इंडस्ट्रीज को और प्रमोट किया जाए। दूसरी है, फिर आप देखेंगे इंडस्ट्रीज में जो सामान बना वो बिकेगा, तो दूसरा हो जाएगा ट्रेड, इंडस्ट्री और ट्रेड कमेटी। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज और ट्रेड में हो क्या रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सेल हो रहा है गुड्स का। तो इंडस्ट्रीज, ट्रेड, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चर एंड सेल, सिर्फ आपको याद करने के लिए है। और जब सामान बेचेंगे तो क्या होगा, उसमें से टैक्स मिलेगा, तो कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। तो 4 कमिटीज तो ऐसे याद हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज जो सामान बनाती हैं, उसके बाद वो सामान बिकता है तो परचेस एंड ट्रेड होता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, अब से सामान बेचोगे तो उससे मिलेगा टैक्स, तो सेल्स टैक्स। इसके अलावा गिनना कि कितने आपके बर्थ एंड डेथ हुए हैं, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो ये आपका हो जाएगा। और फॉरेनर्स, तो इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रेड हो गया, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। इसके अलावा 2 अलग से याद करना है, एक आपका हो जाएगा बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन और फॉरेनर्स। इसके बाद हम देखेंगे कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की का क्या रोल था या किस तरह का आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस टाइम पर डेवलप हुआ। तो अशोका के पहले जो भी आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते थे उसमें लकड़ी का यूज किया जाता था, वुड का यूज किया जाता था, इसीलिए वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते थे, वो कुछ टाइम के बाद फिर वो खराब हो जाते थे। लेकिन अशोका के टाइम के बाद स्टोन का यूज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव भी कर पाते थे। ओके, तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे अशोका के टाइम पर, लेकिन कुछ जो है जो स्टोन्स वगैरह से बने थे या कुछ में भी जो सरवाइव कर पाए हैं। उनका जो पैलेस और मोनास्ट्री थी और बहुत सारे जो स्तूपास उन्होंने बनाए थे वो सारे अब हट चुके हैं, वो सारे गायब हो चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें अभी भी हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूपा है वो। तो ये सब मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा है, ये भी किसने बनाया था, अशोका ने बनाया था। ओके, अब यहाँ पर जो आर्टिस्टिक रिमेन्स वगैरह मिले थे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ चीजें मिली थी अशोका के टाइम की, वो कुछ इस तरह है, जैसे इस टाइप के पिलर्स हमें मिलते हैं। तो वो पिलर्स जो अशोका ने इरेक्ट करवाए थे वो हमारे पूरे मौर्यन आर्ट के सबसे फाइनेस्ट एक स्पेसिमेन या फाइनेस्ट आर्ट माना जाता है। अब इनके पिलर्स में कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुआ करते थे, मतलब ये जो पिलर है यहाँ पर कुछ कुछ चीजें मेंशन हुआ करती थी, कुछ चीजें ये लिखते थे, हमने इससे पहले भी देखा है। अब ये लिखते थे, एक तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखते थे या फिर आपके नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में खरोष्टी स्क्रिप्ट से लिखते थे। तो ये इन्होंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पर लिखी होती थी और वो आपको लिखे हुए जो पिलर्स है वो आपको मिल जाएंगे दिल्ली में, इलाहाबाद में, रूमनदेही में, सांची में और सारनाथ में। अब इन भी जो पिलर्स के जो टॉप्स हुआ करते थे उसमें कई सारे एनिमल्स वगैरह बने होते थे, जैसे लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, बुल हो गया, ऐसे सारे पिलर्स के ऊपर उनके कुछ एनिमल्स हुआ करते थे। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि सारनाथ का पिलर बहुत फेमस है जहाँ पर ये 4 लायन बने हुए हैं, तो एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक यहाँ और एक बैक में होगा। ओके, तो ये 4 लाइन से बना हुआ इनका एक मतलब ये जो सारनाथ पिलर है वो बहुत ही अमेजिंग माना जाता है और इसे हमारे गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट एम्बलम की तरह भी इसे चूज कर लिया है। मतलब ये जो हमारा लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, ये वाला पोर्शन सिर्फ हमारा स्टेट एम्बलम या नेशनल एम्बलम लिया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है आपके स्टूपास। तो अशोका ने ऐसे कई सारे स्टूपास बनाए थे अपने पूरे एम्पायर में, लेकिन उनमें से कई सारे जो स्टूपास थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे बाय द फॉरेनर्स। तो जब भी हमारे कंट्री में कोई फॉरेन इन्वेशन होता था तो वो लोग हमारे यहाँ की मोनास्ट्रीज को, हमारे यहाँ पे बने हुए कई सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। तो उसमें कई सारे जो स्टूपास थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन कुछ ही जो थे वो सर्वाइव कर पाए। उसमें से एक है हमारा मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा, जिसमें कई सारे डायमेंशंस इसमें बनाए गए हैं। ओरिजिनली तो इससे पहले ब्रिक से बनाया गया था, ईंटों से बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे एनलार्ज करवाया गया, यहाँ पर एक स्टोन्स की रेलिंग बनाई गई और ये सब अशोका के बाद किया गया। इसके बाद इसमें इस टाइम पर कुछ केव्स भी बनाई गई थी,
तो ये जो केव्स थी वो अशोका और उनके जो बेटे हैं दशरथ, जिनको पूरे मौर्यन एम्पायर का राइट वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट दिया गया था, तो आजीविका सेट को इन्होंने, अशोका ने और दशरथ ने, ये सारी केव्स प्रेजेंट की थी। तो ये भी आपके मौर्यन एम्पायर का बहुत ही बेहतरीन आर्ट का एक हिस्सा माना जाता है। अब ये जो केव्स हैं, इनकी जो इंटीरियर वॉल्स हैं, इनकी अंदर की जो वॉल्स हैं, वो पूरी अच्छी तरीके से पॉलिश की गई हैं, जैसे मिरर होता है ना, तो ऐसे ही पूरा अंदर की वॉल्स पॉलिश की गई हैं। इसके अलावा यहाँ ये जो केव्स थी वो बनाई इसलिए गई थी क्योंकि आजीविका सेट के जो मॉन्क्स हैं, जो साधु हैं, वो यहाँ पर रह सके, तो उनके रेसिडेंस के लिए ये बनाई गई थी। और ये जो केव्स हैं, जो आपको बोध गया में बराबर हिल्स में ये केव्स मिलेंगी, मतलब हिल्स को काट कर ये केव्स बनाई गई है ना, तो बराबर हिल्स को काट कर जो केव्स बनाई गई है बोध गया में, वो भी आपके मौर्यन आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा नमूना माना जाता है। फिर हम देखेंगे कि वो क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से मौर्य एम्पायर पूरा डिक्लाइन हो गया। तो इसके मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन होने के पीछे कई सारे स्कॉलर्स ने कई सारी डिबेट्स की हुई हैं, जिसमें आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ये कहती है कि मॉडर्न एम्पायर इसलिए डिक्लाइन हुआ क्योंकि एक तो उसका रीजन था अशोका की पॉलिसीज जो उसने अडॉप्ट की थी, और अशोका के बाद जो उनके सक्सेसर है वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो एक तो रीजन हो गया आपका वीक सक्सेसर्स, उनके बाद जो सक्सेसर आए उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी और वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो पूरे एम्पायर को अच्छे से होल्ड कर पाए। और दूसरा, अशोका की खुद की पॉलिसीज उतनी अच्छी नहीं थी। दूसरी ये जो अप्रोच है वो ये कहती है कि उस टाइम का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को संभाला करते थे, वो उतने अच्छे नहीं थे या वो इनएडिक्वेट थे ताकि वो इतना बड़ा एम्पायर संभाल सके। तो कई सारे और ऑफिशियल्स की हमें जरूरत होनी थी जितने वो थे, है ना, मतलब आपके जो इंस्टीट्यूशन बने हुए थे वो इनसफिशिएंट थे इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करने के लिए। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि क्योंकि अशोका ने प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी से अडॉप्ट करना शुरू कर दी थी, मतलब इन्होंने जब से बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था तो इनका जो सारी फेवरिज्म जाता था वो बुद्धिस्ट लोगों की तरफ जाता था, ऐसा कहा जाता है, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण थे वो इनसे नाराज हो गए थे, और जिसकी वजह से पुष्यमित्र शुंग ने इनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया और फिर मौर्यन एम्पायर को खत्म करके शुंग एम्पायर शुरू किया। लेकिन ऐसा कभी माना नहीं जा सकता क्योंकि अशोका ने कभी भी ब्राह्मण के खिलाफ कोई एक्ट नहीं किया। हालांकि इन्होंने बुद्धिस्ट या इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, पर वो सिर्फ इनकी प्राइवेट कैपेसिटी में था। इन्होंने कभी भी बुद्धिज्म को ज्यादा प्रमोट करना या फिर ब्राह्मण्स का अपोज करना, ऐसी एक्टिविटीज को इन्होंने नहीं की है, उल्टा इन्होंने टॉलरेंस ही प्रमोट किया है। उसके अलावा हमें देखते हैं कि ये भी कहा जाता है कि जब से अशोका ने नॉन वायलेंस को अडॉप्ट किया था, मतलब कलिंग के युद्ध के बाद, तब से लेकर उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट थी उनकी आर्मी की वो खत्म हो गई थी, और जब उनकी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गई थी तो अशोका जिसकी वजह से वो इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उनकी आर्मी में जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए उसके बाद। लेकिन ऐसा भी हम पूरी तरह से नहीं मान सकते क्योंकि अशोका ने कभी भी उनका जो कंट्रोल था एम्पायर पे उसे वीक नहीं होने दिया, इसके बावजूद कि उन्होंने एक पैसिविस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की, लेकिन फिर भी उनका जो कंट्रोल था उनके एम्पायर पे वो बरकरार था। इसलिए सिर्फ अशोका को ब्लेम करना मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे ये गलत होगा, क्योंकि अशोका जो थे वो ज्यादा एक रियलिस्टिक पर्सन थे रेदर देन आइडियलिस्ट। तो उनकी जो अप्रोच थी वो हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच थी, वो ज्यादा आइडियलिस्ट में नहीं मानते थे। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न एम्पायर के गिरने के पीछे, डिक्लाइन के पीछे कई सारे कॉजेस हैं, जिनमें से एक कारण है उनका वीक सक्सेसर। दूसरा कारण हो सकता है कि क्योंकि वो पूरा एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, तो उस पार्टीशन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव एब्यूसेस जो होने लगे थे अशोका के पीरियड के बाद, है ना, तो उतना सा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं रहा था, तो इसकी वजह से भी आपका मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था। तो इन सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से मॉडर्न एम्पायर तेजी से ब्रेकअप हो गया, टूटने लगा और फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। वहीं से आपके पुष्यमित्र संघ को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो मॉडर्न एम्पायर को खत्म करके एक अपना नया एम्पायर स्टार्ट करें। तो दैट्स इट। चलिए, थैंक यू हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारी ये सीरीज समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर इस सीरीज में कुछ कमियां हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बने रहिए हमारे साथ, वेट करिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का।